अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये तीन लॉज थे। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस कहते हैं। कभी कभार इसे कहा जाता है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री। तो आज हम यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस डिस्कस करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता क्या है। लेट्स प्रोसीड आवर डिस्कशन। पहले हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम, चूंकि हम शॉर्ट रन में होते हैं, अगर हम एक फैक्टर की यूज बढ़ाएंगे, इफ़ वी अप्लाई वन फैक्टर टू अ फिक्स्ड फैक्टर एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कुछ फिक्स्ड हैं कुछ वेरिएबल हैं, तो शॉर्ट रन में हम एक ही फैक्टर का इनपुट बढ़ा सकते हैं। जो प्रपोर्शन होता है बिटवीन फैक्टर्स, ये चेंज होता है, ये आपने डिस्कस किया है। देखिए, सपोज हमारा जो फैक्टर है लैंड और लेबर है। लैंड फिक्स्ड फैक्टर है और लेबर वेरिएबल फैक्टर है। सपोज यू हैव ए लैंड मीजिंग 2 हेक्टर्स, यू ग्रो टमाटोज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ वन लेबर। तो जो हमारा रेशो है इट्स 1:2. If the number of labor is increased to 2, then we have 2:2. Then the new proportion will be 2:2. In other words, if there are 2 hectares of land per labor previously, now there will be 1 hectare of land per labor on account of change in the proportion of factors. जब हम फैक्टर्स को चेंज करते हैं, इनका प्रपोर्शन चेंज होता है। देयर विल बी आल्सो चेंज इन आउटपुट एट डिफरेंट रेट्स। इस आउटपुट के डिफरेंट रेट्स पे बदलने को इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस कहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सिंपल लॉ है। लॉ कहता है कि इफ वी अप्लाई टू अ फिक्स्ड फैक्टर द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनिशियली द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, then it will increase at diminishing rate and finally it will start diminishing. तो स्टेटमेंट इसका ये है, as the proportion of factors is changed, as the proportion of factors is changed, the total product at first increases more than proportionately, यानी it increases at an increasing rate, then proportionately, that's constant rate, and finally less than proportionately, that's it starts diminishing, right? तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ प्रपोर्शन वेरिएबल प्रपोर्शंस है, इट स्टेट्स दैट इफ द इनपुट ऑफ वन रिसोर्स इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल इंक्रीमेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम while the input of other resources are held constant, total output जो हमारा है it will increase first, but beyond some point the resulting output will increase and will become smaller, ये कम पड़ता जाएगा, and finally again smaller and starts to diminish. This is the simple statement of law of the variable proportions. The proportion change होता है between factors. तो output first increase at an increasing rate, then constant rate, and finally starts diminishing. Or it increases first at an increasing rate, then increase at diminishing rate, and finally starts diminishing. देखिए, जो law of variable proportion है, it is based on certain assumptions. That's we can say the occurrence of the law of variable proportions can be fully appreciated only in the light of assumptions. जो important assumptions है वो आपके सामने ये है। पहला assumption है जो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा है ये फिक्स्ड प्रपोर्शन टाइप नहीं है, बल्कि इट्स वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, सो दैट आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कंबाइनिंग मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड फैक्टर्स। पहला एजम्पशन ये है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये होमोजीनियस है या इक्वली एफिशिएंट जिसे हम कहेंगे, एंड आर इंक्रीज्ड वन बाय वन, सो दैट डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट ऑपरेटिंग, नॉट बिकॉज लेटर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर लेस एफिशिएंट देन द फॉर्मर वंस, ऐसा नहीं है, बल्कि बिकॉज ऑफ सब ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, जो आपने फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में डिस्कस किया है। एक और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है, देखिए कुछ फैक्टर्स यहाँ फिक्स्ड है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म है, सो आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, उसी की मदद से हम बढ़ा सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी,
जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इट डज नॉट चेंज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द लॉ. इन फैक्ट जो लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ कैन बी पोस्टपोन्ड इन केस द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड. अगर टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव होती है तो इस लॉ को हम पोस्टपोन कर सकते, राइट? क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी causes greater output with the same set of inputs or same output with the reduced set of input. तो ये कुछ assumptions हैं on which the law of variable proportion is based. This is the explanation of the law in terms of a schedule. एक टेबल हमने लिया है, इसके ज़रिए हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए हमारा फिक्स्ड फैक्टर है लैंड, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है लेबर. देखिए जब हमने लैंड को पहला यूनिट फिक्स्ड फैक्टर पे पहला वेरिएबल फैक्टर अप्लाई किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 है. इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज आल्सो 2. अब जब हमने 2 यूनिट्स अप्लाई किए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 5 होगा. अब मार्जिनल प्रोडक्ट कितना पहले कितने दिया, पहले यूनिट ने कितना दिया था हमें आउटपुट 2 यूनिट्स, राइट? जब दूसरा हमने दिया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 5 हो गया. इसका मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट 3 है विच इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट. इसी तरह थर्ड यूनिट हमें 9 देता है, फोर्थ यूनिट 12 देता है, फिफ्थ यूनिट जब हमने अप्लाई किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 14 होगा. दिस इज़ नॉट ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिफ्थ, इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 5 यूनिट्स. जैसे हमारा एवरेज प्रोडक्ट यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 3 है एवरेज प्रोडक्ट हमारा. दैट इज़ एवरी एडिशनल वर्कर कुछ न कुछ ऐड करता है टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रीवियस वंस. देखिए हम यहाँ पहुँचते हैं 6th यूनिट पे. जब हमने 6th यूनिट अप्लाई एडिशनल यूनिट अप्लाई किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 15 हो गया. जब हमने 7th तो अगेन इट रिमेन 15. इट मीन्स दैट जो हमारा एडिशनल वर्कर था 7th उसका कंट्रीब्यूशन 0 है, ही हैज़ एडेड नथिंग. तो यहाँ देख लीजिए आप, पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट. अब यहाँ इंक्रीज हो रहा है, देखिए 2, 3, 4, अब यहाँ से इंक्रीज हो रहा है but at a diminishing rate because this worker has added 3, this 2, this only 1 and the 7th worker has added 0. And finally if we continue the process, जो marginal product है 8th worker का, it turns out to be negative. तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि if we apply a fixed factor here labor to the land, initially जो हमारा total product है it increase at an increasing rate, then it increase at a diminishing rate and finally it starts diminishing here. तो सेम टेबल को अगर हम ग्राफ में ट्रांसलेट करें you will get the graph like this जो आपके सामने मौजूद है. देख लीजिए ये हमारी टोटल प्रोडक्ट कर्व है. ये स्टेज फर्स्ट में इट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, लेकिन एट पॉइंट जे इट्स चेंजिंग एट a slope where the point where the total product changes at a slope is known as point of inflection. ठीक है ना? ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप जानते हैं कि इस कर्व पे हमने टोटल प्रोडक्ट लिया और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर, और दूसरे पार्ट में हम मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. देखिए यहाँ तक हमारा टोटल प्रोडक्ट बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ देख लीजिए जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट इट मीन्स दैट एवरी एडिशनल वर्कर इज एडिंग मोर एंड मोर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज आल्सो राइजिंग. लेकिन यहाँ से पॉइंट फ्रॉम पॉइंट जे टू पॉइंट टी, ठीक, J to T, दैट इज फ्रॉम 4th यूनिट टू द 6th यूनिट, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट ये इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो मार्जिनल वर्कर्स हैं दे आर एडिंग लेस एंड लेस, 3, 2, 1, तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है. अब देख लीजिए जब हम T पे पहुँचते हैं दैट इज 15 से आगे हमारा टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है. सो इट इज़ द मैक्सिमम एट पॉइंट P. T टोटल T P इज यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम है, टीपी इज मैक्सिमम. ये कब होता है टीपी मैक्सिमम? जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो. तो इसलिए देखिए व्हेन आवर मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व टचेस एक्स एक्सिस, तो उस वक्त हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. अब अगर मार्जिनल प्रोडक्ट क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब ये नेगेटिव में चला जाता है, तो उस सूरत में टोटल प्रोडक्ट है ये कर्व नीचे की तरफ आने लगती है, it starts falling, right? This is how can we explain the law of variable proportions with the help of a schedule and graph. देखिए अगर आप ध्यान से देखिए 3 स्टेज हैं हमारे यहाँ पे. Will you as a producer stop in the stage of
स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन, पहले स्टेज में क्या करेंगे आप? इस स्टेज में क्या प्रोडक्शन स्टॉप करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज गिविंग मोर एंड मोर आउटपुट, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हो रहा है। विल यू एज ए प्रोड्यूसर एंटर इन स्टेज थर्ड, क्या आप स्टेज थर्ड में जाएंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन स्टेज थर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज गिविंग लेस एंड लेस ऑफ टोटल आउटपुट, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है। इन फैक्ट इट्स फुलिश टू एक्सेप्ट ए डिक्लाइन इन total output and hence a decline in total revenue even when the cost is rising on account of additional employment of the variable factor. जो stage second है, this one, it technically means that a producer will find his equilibrium where he maximize his profit. So this is the stage of equilibrium for the producer and it's only in stage second, right, where production, हाँ, जहाँ पे MP is declining but is still positive. तो this is the stage of equilibrium for the producer. ठीक है ना? This is how law of variable proportions can be explained. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. Thank you very much. God bless you all.